हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने इस चैप्टर को समझा था, चैप्टर नंबर 10 जीने की कला। आज हम उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले उनके शब्दार्थ है वो हम देखेंगे, फिर उनकी स्वाध्याय करेंगे उनका। पहला वर्ड है गुत्थी, तो उनका अर्थ होता है उलझन या तो समस्या। दूसरा है उत्तरदायित्व, उनका अर्थ होता है जिम्मेदारी। उनके बाद है शीशा घर, ऐसा कक्ष जिसमें दीवारें शीशे की बनी हो, या तो वह घर जिसकी दीवारों तथा छत पर शीशे लगे हो। उनके बाद है जायदाद, तो उनका अर्थ होता है संपत्ति। उनके बाद है हंसी ठट्ठे, तो उनका अर्थ होता है हंसी मजाक। उनके बाद है विकट, तो उनका अर्थ होता है मुश्किल। उनके बाद है फिलॉसफी, उनका अर्थ होता है दर्शन शास्त्र। उनके बाद है झलमलाती, तो प्रकाशित, जैसे हम झिलमिलाते बोलते हैं ना, वैसे झलमलाती, तो उनका अर्थ होता है प्रकाशित या तो चमकती। उनके बाद है बुझे हुए, तो उनका अर्थ है मुरझाए हुए। वक्ष यानी छाती। ये थे आपके शब्दार्थ, जो समानार्थी के शब्द में भी आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारे पर्यायवाची शब्द भी है, शब्दार्थ भी इन्हें कहेंगे। अब आगे है आपका स्वाध्याय। उनके अंदर पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला विकल्प है मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए। तो उनके विकल्प है जीवन को समझने में। दूसरा विकल्प है हंसी खुशी में बिताने। तीसरा क विकल्प है सरल काम करने, और ड विकट काम करने। तो उनका सही आंसर है ब, हंसी खुशी में बिताने के लिए जीवन को काम लगाना चाहिए। दूसरा है आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं। तो उनका पहला विकल्प है जब वह बुझे दिल हो, ब जब वह प्रसन्न हो, क जब वह धर्म की बातें करते हो, या ड जब वह पवित्र हो। तो उनका सही अर्थ है, सही आंसर है अ, जब वह बुझे दिल हो तब लोग ऐसा समझते हैं। तीसरा विकल्प है लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था। तो उनका पहला विकल्प है अ प्राचीन भारतीय, ब अमेरिकन, और क चीनी, और ड है आधुनिक भारतीय। तो इनका सही आंसर है चीनी। चीनी लोगों के मतानुसार समस्याओं को उस प्रजा ने समस्या को ठीक से समझा था। आगे है अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिनमें है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इनके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं।
पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? तो जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी में जीकर सुलझाई जाए, ये इनका आंसर था, आंसर नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जीवन की समस्या किसने ठीक से समझा था? तो कि जीवन की समस्या चीनियों ने ठीक समझा था। चीनी जो लोग थे वो जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह से जान चुके थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो उनका आंसर है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वो दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। अब आगे है इनका क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? तो उनका आंसर है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? तो कि प्रसन्न रहने की कला क्या है? तो उनका आंसर है, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। लिखे हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। ये है हमारे जीवन जीने के प्रसन्न रह कला। इनको देखकर हमें भी खुश रहना चाहिए। आगे है दूसरा क्वेश्चन, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? तो खुश रहना वो हमारी सिर्फ ज़रूरत ही नहीं है, पर क्या है? तो कि वो हमारा उत्तरदायित्व है, वो हमारा ही फ़र्ज है, हमें वो करना ही चाहिए। पर कैसे? तो उनका आंसर है यहाँ, आंसर नंबर 2, मनुष्य के जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे। हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश रहेंगे। तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक
नैतिक उत्तरदायित्व भी है। तो क्या कहते हैं लेखक कि खुश रहना सिर्फ ये हमारी ज़रूरत ही नहीं है, पर ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश रहेंगे। इसलिए हमें हर हाल में खुश रहना ज़रूरी है। अगर हम उदास होंगे तो दूसरे भी हमें देखकर उदास होंगे, इसलिए हमें हमेशा खुश ही रहना चाहिए। ये हमारी नैतिक फ़र्ज भी है, हमारा उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व यानी क्या, आपको मैंने अभी बताया ना कि किसे कहते हैं उत्तरदायित्व। तो जो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी फ़र्ज, हमारी जिम्मेदारी जो होती है वो हमें सही तरह से निभानी चाहिए, क्योंकि हम खुश होंगे तो सब खुश होंगे, हम दुखी होंगे तो दूसरे हमें देखकर भी दुखी होंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान, क्वेश्चन नंबर, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती। क्या कहते हैं कि हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती। तो उनका आंसर है, हम जो कुछ भी अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम कुछ भी करते हैं तो सिर्फ वो हमारे लिए ही नहीं होता, उसमें दूसरों का भी भाग रहता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देख खुद खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए, तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। लेखक क्या कहते हैं, हम कब खुश नहीं होते, तो कि हम खुश होकर भी खुश नहीं रहते जब हमारे चारों तरफ जो चेहरे हैं वो दुखी उदास है। उन उदास लोगों को देखकर हम अपने अंदर खुशी है फिर भी हम खुश नहीं हो सकते। उनकी उदासी को देखकर हम अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए हम खुश नहीं हो सकते। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। उनका पहला क्वेश्चन है, इनके सविस्तार आंसर लिखने। उनका पहला क्वेश्चन है, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है। तो क्या कहते हैं कि आदमी का जो जीवन है वो उनकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है। तो उनका आंसर है, हमारा जीवन एक शीशाघर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होते हैं। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो आदमी है उसका जीवन एक शीशाघर है। शीशे के सामने आप खड़े हो तो आप बिल्कुल सामने जैसे है वैसे ही दिखेंगे ना। तो कि आदमी का जीवन भी वैसे शीशे जैसा है। वो
सिर्फ अपने आप से नहीं जुड़ा हुआ है, उनके साथ उनके सगे संबंधी, उनके परिवार वाले सब लोग जुड़ जाते हैं। जब वो खुश होता है तो उनके साथ उनके परिवार वाले भी खुश होते हैं, जब वो दुखी होता है तो उसके परिवार वाले भी दुखी होते हैं। उसी तरह जैसे परिवार में अगर कोई दुखी उदास है तो उनके साथ वो भी जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से आदमी का जो जीवन है वो खुद अपना जीवन नहीं रह जाता, वो पूरे परिवार या समाज के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वो किसी को खुश देखता है तो खुश होता है, दूसरे को दुखी देखता है तो दुखी होता है, इसलिए उसका जीवन मर्यादित नहीं रह जाता, वो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। तो कवि कहते हैं कि हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ अपना स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। तो उनका आंसर है बुझे दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगें तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कहते हैं लेखक कि जहाँ इतनी खुशियाँ हो, चांद भी अपना चांद है वो भी अपनी आंखें झिलमिलाता है, पेड़ अपना नृत्य, पंछी है वो संगीत गा रहे, नदियाँ अच्छी तरह से बह रही है, चेहरे हंसते हुए सबके चेहरे हैं, उस स्थान पर अगर हम बुझे हुए दिल लेकर जाएंगे, बुझे हुए अपने चेहरे लेकर जाएंगे तो वहाँ हम स्थान नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसी जगहों पे जाएंगे तो हमारा स्थान नहीं रहेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों से कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। पहला है कला, तो उनका होगा अर्थ कलाकार। दूसरा है नीति, तो उनका अर्थ होगा नीतिज्ञ। आगे है बात, तीसरा वर्ड है बात, तो उनका अर्थ होगा बातूनी। चौथा है दिल, तो उनका कर्तवाचक होगा दिलदार। फिर है पांचवा सदाचार, तो उनका होगा सदाचारी। उनके बाद है सेक्स, संगीत, तो उनका कर्तवाचक होगा संगीतकार। उनके बाद लास्ट वर्ड है नृत्य, तो उनका होगा नर्तक। नृत्य कौन करता है? तो नर्तक करता है ना। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। आपको जो शब्द दिए गए हैं उनके विशेषण यहाँ बनाने हैं। तो सबसे पहला शब्द है वो है संसार, तो उनका अर्थ होगा, उनका विशेषण होगा
सांसारिक। दूसरा है विश्वास, तो उनका विशेषण होगा विश्वसनीय। उनके बाद है तीसरा प्रतिबिंब, तो उनका विशेषण होगा प्रतिबिंबित। उनके बाद है प्रकृति, तो उनका विशेषण होगा प्राकृतिक। उनके बाद है पांचवा समय, तो समयांतर, सॉरी यहाँ लिखना रह गया है, समयांतर होगा। उनके बाद है सेक्स, अंश, तो उनका अर्थ होगा आंशिक। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए। तो यहाँ भाववाचक संज्ञाएं दी गई है। सबसे पहले है प्रसन्न, तो उनका होगा प्रसन्नता। सरल, तो सरलता। उनके बाद तीसरा है बड़ा, तो बड़प्पन। 4 नंबर है खुश, तो खुशी। 5 नंबर है उदास, तो उदासी। और 6 नंबर है बहुत, तो बहुता, बहुताय। के बाद है आदमी, तो आदमियत, बहुताया और आदमियत। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर, भाववाचक संज्ञा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उनके साथ उनकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं रहेगा और आपको होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक्स में भी लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।